हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने वर्क ऑफ एनर्जी स्टार्ट किया हुआ है एंड उसका जो सेकंड चैप्टर है उसके फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमें डिस्कस करने थे। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके फर्स्ट 15 जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। कहता है डिफाइन वर्क। देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी जो है वो आपकी डिस्प्लेस भी करे। क्या करे? वो डिस्प्लेस करे। तो उस टाइम हम कहते हैं कि बॉडी पे काम हुआ है, मतलब वर्क इज सेड टू बी डन। अब वो कहता है कि व्हेन इज वर्क सेड टू बी डन बाय अ फोर्स। सिंपल सी बात है, जब हमारी बॉडी जो है उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट होगी तब हम कहेंगे कि जो बॉडी है उस पर काम हुआ है। सो ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ये इसकी डेफिनेशन है और नीचे वाला उसकी कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ इज द वर्क डन बाय द फोर्स मेजर्ड व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ पहले वर्क को फाइंड करने का। ये मेरी बॉडी है जिसका मास m है, ये है फोर्स, और जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेस हो रही है। तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एक एंगल बना रहा है आपका थीटा। तो वर्क को फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज एफ एस कोस ऑफ थीटा। सो याद ये रखना है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। कोस जीरो वन होता है तो डब्ल्यू आपका हो जाएगा एफ इंटू एस। तो पहले पार्ट का आंसर है एफ इंटू एस। और वो कहते हैं कि अगर कोई भी एंगल है दोनों के बीच में, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो फॉर्मूला है वो एफ एस कोस ऑफ थीटा होता है, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा। फिर वो कहता है कि अ फोर्स एफ इज एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट बाय अ डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय द फोर्स। तो मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ कि अगर कोई भी एंगल एक्ट कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच में, तो वर्क को फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज एफ एस कोस ऑफ थीटा। सो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट सो दैट द वर्क डन इज जीरो। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हो कि आपका वर्क डन जीरो हो तो वो सिर्फ तभी जीरो हो सकता है, अगर मान लीजिए मैं इसको जीरो पुट कर दूं, तो वो तभी जीरो होगा अगर कोस थीटा की वैल्यू आपकी जीरो हो, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या तो फोर्स लगाई ही ना हो मैंने किसी बॉडी पर। बट यहाँ पे बोल रहा है कि एफ और एस दोनों प्रेजेंट हैं, तो कोस थीटा जीरो होगा तभी आपका ये जीरो होगा। और कौन से एंगल में ये जीरो होता है? वो एंगल है 90 डिग्री। तो मतलब व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो वर्क डन है वो जीरो होता है। और फिर वो कहता है कि मैक्सिमम कब होगा। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम तभी हो सकता है जब कोस थीटा की जो वैल्यू है ये आपकी मैक्सिमम हो, और कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वन होती है, और कौन से एंगल में होती है? 0 डिग्री। तो आंसर है 0 डिग्री। मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, तभी आपका जो वर्क है वो मैक्सिमम होता है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, स्टेट द टू कंडीशन व्हेन द वर्क डन इज जीरो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। W का फॉर्मूला है एफ एस कोस ऑफ थीटा। अगर आप चाहते हो कि आपका वर्क डन जीरो हो तो उसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है, या तो S की वैल्यू जीरो हो जाए, और दूसरा कंडीशन ये है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब कोस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए। सो दीज आर द टू कंडीशंस अंडर विच योर वर्क डन इज जीरो, अदरवाइज वर्क डन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट द कंडीशन व्हेन द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और इसका एग्जांपल, ये एग्जांपल देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हो। हाँ, आपको समझाने के लिए एक बार पॉजिटिव नेगेटिव वर्क के बारे में बता देता हूँ कि देखिए, अगर एक बॉडी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है, तो थीटा इस केस में 0 डिग्री होता है और वर्क हमारा पॉजिटिव हो जाता है। वैसे अगर आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से सुना होगा या देखा होगा आपने, तो मैंने वहां पे बताया है कि अगर आपके एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो
या जीरो हो सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर कोज की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। बट हाँ, मैक्सिमम वर्क तभी होगा जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी यहाँ पे। और दूसरा है कि अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स पी सेट करें, ये कौन सी फोर्स है, ये वाली फोर्स को हम यहाँ पे फ्रिक्शन मान लेते हैं। सो दिस वन इज अ फ्रिक्शन। सो नाउ दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है और कोज 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। सो देयरफॉर वर्क की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। सो वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, एंगल जो है वो 0-90 के बीच में एक्ट करे और मैक्सिमम पॉजिटिव तब होगा जब थीटा 0 डिग्री हो। और दूसरे केस में थीटा की वैल्यू लाई करे आपकी 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री एग्जैक्ट कर सकते हो आप। तो अगर आप यहाँ पे लिखा है ना ग्रेटर देन, सॉरी 180 डिग्री जो है वो थीटा से बड़ा है या तो बराबर हो, तो उसमें तो थीटा जो है वो लाई करना चाहिए 90 और 180 के बीच में। तो उस केस में मतलब 180 को इंक्लूड करना है, तो उस केस में आपको नेगेटिव वर्क मिलता है। बट मैक्सिमम नेगेटिव वर्क तब मिलता है व्हेन दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन द एंगल इज 180 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, अ बॉडी इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, देन स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स और द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा कि जब हमारे पास कोई बॉडी डिस्प्लेस करती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो आंसर है द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, बिकॉज उस टाइम जो वर्क है वो आपका नेगेटिव आता है। नेक्स्ट में आता है कि व्हेन अ बॉडी moves in a circular path, how much work is done by the body, give reason। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बात को समझना। देखिए, जब एक बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो पहले तो ये समझिए कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव क्यों कर रही है और कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर। तो ये है आपके सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड जब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को शो करना होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं उसी बॉडी के ऊपर या उस पॉइंट के ऊपर। नाउ द टेंजेंट एंड ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द रेडियस, एंड रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, मींस थीटा आपका 90 डिग्री एंड कोस 90 आपका 0 एंड देयरफॉर वर्क डन आपका 0 है। इस वजह से बेटा आपका जो वर्क डन है वो 0 होता है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली वही है, बस सैटेलाइट को लिया हुआ है। देखिए कि हमारे पास कोई एक सर्कुलर पाथ पर अगर एक सैटेलाइट आपकी अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो उस केस में पहली बात तो ये समझो कि क्यों और कैसे ये मूव कर पा रही है। तो जो सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द force of gravity of the earth which acts toward the center, means centripetal force is acting toward the center and the displacement जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में होगी, एंगल 90 cos 90 0। सो वर्क डन हमारा क्या आ जाता है 0। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर एंड द displacement can be drawn by making a tangent at that point. The angle between the displacement and the centripetal force is 90 degree, so therefore work done is 0। I hope you understood this answer. So let's move to the next answer. The next one is, state whether the work is done or not by writing yes or no in the following case. So man pushes a wall, answer of course no है आपका। Why it is no? Because there is no displacement, so that's the reason। The coolie stands with the box on his head for 15 minutes, answer is again no, because again the displacement is 0। The boy climbs up 20 stair, answer is yes, because in that case there is some vertical displacement from the ground and डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, अ कूली कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड climbs up a slope and another pulley Y carries the identical load on his head, moves the same distance on the frictionless horizontal surface। So who does more work? Explain the reason। Of course आंसर क्या आता है बेटा आपका, मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कुली X है वो वर्क कर रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब बोलेंगे क्यों? देखिए क्या है कि चाहे वो स्टेयर से ऊपर जाए, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन से ऊपर जाए, बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि वो दोनों केसेस में वो एक हाइट या मतलब एक डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं। एंड कोई बॉडी जब ऊपर जाती है तो उसका जो ग्रेविटी है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो नीचे एक्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ एक्ट करता है।
तो मतलब अगर मान लीजिए कोई कुली कोई सामान सिर पे रखकर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो याद रखना है कि इसका जो mg है, जो वेट है, वो नीचे एक्ट कर रहा है और बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होती है। सो वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बट अगर कोई कुली हॉरिजॉन्टल पाथ पे अगर मूव करेगा, तो उस केस में अपने सिर पे लगेज रख के, तो होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो वेट है आपका mg बॉक्स का, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, एंगल 90 हो जाता है, इसलिए वर्क डन आपका 0 हो जाता है। सो याद रखें, y जो है वो कोई वर्क नहीं कर रहा, लेकिन जो x है वो वर्क कर रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है द वर्क डन बाय अ फील्डर व्हेन ही टेक्स अ कैच इन अ क्रिकेट मैच इज नेगेटिव। देखिए, जब कोई बॉल हम कैच करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि हम एक नेगेटिव फोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉल। देखिए, जो बॉल है वो तो ऑब्वियस है, इस डायरेक्शन को आपकी जा रही है, लेकिन जो जब हम उसको ग्रैब करते हैं अपने हाथों से, तो उस टाइम हम फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं ताकि इसको रिटार्डिंग फोर्स मिले और ये रुक जाए। सो दैट मीन्स बोथ आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। सो cos 180 इज नेगेटिव, सो देयरफॉर वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सो तभी मैंने कहा ना कि द फील्डर अप्लाइज फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल एंड वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। और वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब है कि जो बॉल है उसकी एनर्जी खत्म होगी और वो बॉल आपकी रुक जाएगी। So give an example when the work done by the force of gravity acting on a body is zero, even though the body get displaced from its initial position। में देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी इसका एग्जांपल दे दिया है कि मेरे पास एक कुली है, उसके सिर पे लगेज है, वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, एंगल 90 है, कोज 90 की वैल्यू आपके 0 होती है, सो देयरफॉर वर्क डन भी आपका 0 हो जाता है। तो दैट इज योर आंसर। कहता है कि व्हाट आर द एसआई एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। बहुत सिंपल है। देखिए, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं तो इसका आंसर आपका जूल है। सीजीएस यूनिट की बात करूं तो इसका आंसर अर्ग है। कैसे रिलेट हैं? 1 जूल आपका 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। एस्टेब्लिश करने को बोल रहा रिलेशन, देखिए क्या करेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं और 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर्स होते हैं। बेस सेम पावर एट 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर आपके पास यूनिट बन जाएगा। इसी को ही एक्चुअली में अर्ग कहा जाता है। सो देयरफॉर 1 जूल आपका 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपने अपना ये क्वेश्चन का आंसर देना था। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ढंग से जरूर करना। फिर आता है स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। देखिए, सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया है कि यूनिट जो है एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो है वो जूल होता है। अब 1 जूल को कैसे डिफाइन करें? देखो, बेसिकली वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। इसका जूल होता है, इसका न्यूटन होता है, इसका जो है यूनिट है मीटर होता है आपका। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। सो अगर आप चाहते हो कि 1 जूल वर्क हो तो न्यूटन भी आप 1 लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर की होनी चाहिए। तो बस सिंपल सी बात है, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू मूव दैट बॉडी टू 1 और डिस्प्लेस दैट बॉडी टू 1 मीटर, दैट मींस 1 जूल वर्क इज डन। तो इस तरीके से बेटा आप इसका आंसर देते हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस जूल इन टर्म्स ऑफ अर्ग। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी ये सारा का सारा अभी करके बताया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है आई होप आपको क्लियर होंगे, राइट? ठीक है, आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन आंसर आज मैंने कराए थे वो समझ में आ गए होंगे। गुड। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।